डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक सिलेक्शन रूल्स फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था एनहार्मोनिक ऑसिलेटर को, कि एक ऐसा ऑसिलेटर या ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें हम बॉन्ड को एक लिमिट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, और अगर हमने उस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच किया तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि एनहार्मोनिक ऑसिलेटर हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और इसके अगर सिलेक्शन रूल्स की बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल्स निकल के आएगा वो आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 या +-4, या मतलब आगे तक बढ़ता चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। जैसा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या हुआ था, हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने क्या दिखाया था कि जो हमारे V की वैल्यू थी, यानी हम ये जैसे दिखा रहे हैं इसमें, ये हमारा अगर v इज इक्वल टू 0 है, ये v इज इक्वल टू 1, फिर v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, तो वहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन रूल निकल के आया था वो सिर्फ इतना था कि वहाँ +-1 से चेंज था वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में। v की वैल्यू में सिर्फ प्लस या -1 का चेंज था, यानी वहाँ पर जो ये हो सकता था ट्रांजिशन, जो अलाउड ट्रांजिशंस थे वो सिर्फ या तो 0 से 1 या फिर 1 से 2 या फिर 2 से 3, या ये तो एब्जॉर्प्शन वाले हुए, या फिर अगर हमें एमिशन दिखाना है तो 3 से 2 या 2 से 1 या फिर 1 से 0, ये हो सकते थे। यानी कि v की वैल्यू में सिर्फ +-1 चेंज हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने किस तरह से शो किया था, हमने कुछ इस तरह से दिखाया था, और ये हमारा डिसोसिएशन पॉइंट निकल के आया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये निकल के आई थी वैल्यूज़, और यहाँ हमने ये भी शो किया था कि जो जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, ये जो एनर्जी लेवल है एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे, इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। तो अगर ये v इज इक्वल टू 0 है, फिर ये 1 है, यहाँ 2 है, 3, 4, 5 इस तरह से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जो अलाउड वाइब्रेशंस है या अलाउड ट्रांजिशंस हैं, सॉरी, वो क्या हो सकते हैं, वो 0 से 1 भी हो सकता है, 0 से 2 हो सकता है, या 0 से 3 हो सकता है, 0 से 4 हो सकता है। मतलब यहाँ पर v की वैल्यू में +-1 का या +-2 का +-3 का चेंज हो सकता है। जैसे 0 से अगर हम 1 में गए हैं तो कितना चेंज हो गया वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में, 0 से अगर हम 1 जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा v की वैल्यू, मतलब डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और ये हम कैसे निकालते हैं, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो हमारा मॉलिक्यूल 0 में था, मतलब 0 वाइब्रेशन लेवल में था, और फिर वो 1 में पहुंचा, तो इसका मतलब ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई और ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। तो डेल्टा v की वैल्यू हम 1 - 0 निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो जैसा कि डेल्टा v में चेंज होना चाहिए +-1, वो भी हो सकता है। या यहाँ पर जो ट्रांजिशन पॉसिबल है वो हमारा 0 से 2 भी हो सकता है। यानी अब अगर हम डेल्टा v की वैल्यू निकालें तो 2 - 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी +- भी हो सकता है। ये तो एब्जॉर्प्शन के लिए है, ये मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है सिलेक्शन रूल में वो एब्जॉर्प्शन को शो करती है, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो एमिशन को शो कर सकती है, मतलब करती है। तो यहाँ पर 0 से 2 अगर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन अगर 2 से 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो एमिशन हो रहा है, यानी ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आ रहा है। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में कोई भी वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो सकती है, जो कि वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो दिखाया गया है कि सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है। 0 से लेके वो ऊपर किसी भी लेवल में जा सकते हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है हाउएवर द ट्रांजिशन फ्रॉम V0 to V1 इज फाउंड टू बी मोस्ट इंटेंस। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है वो 0 से 1 की होती है। अब 0 से 1 की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल v इज इक्वल टू 0 क्या शो कर रहा है, ये वाला लेवल है चाहे ये वाला लेवल है, वो क्या चीज़ शो कर रहा है, वो है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई हुई है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी, कि ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स का नंबर किसी भी एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में, यानी ऊपर वाली किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होता है, और इंटेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे
हमें स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। इंटेंसिटी से मतलब हमें उतनी लंबी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 0 से 1 के लिए अगर हमें लाइन मिल रही है, तो अगर हम 0 से 2 में ट्रांजिशन देखें तो हमें कंपैरेटिवली कम इंटेंस लाइट मिलेगी। 0 से अगर हम 3 जाएंगे तो थोड़ी और लेस इंटेंस मिलेगी। तो धीरे धीरे इंटेंसिटी घटती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर वाले लेवल में जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट में, ये हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी, इसको मैंने आपको समझाया था रोटेशनल एनर्जी, जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाई थी, कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हम ये बता सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए यहाँ v इक्वल टू 0 से अगर v इक्वल टू 1 में अगर हम जाएंगे तो हमें मोस्ट इंटेंस बैंड मिलते हैं। क्यों? आगे लिखा हुआ भी है, ड्यू टू ग्रेटर पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट। और मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा मोस्ट इंटेंस बैंड हमें मोस्ट इंटेंस वाली जो लाइन है वो हमें देखने को मिलती है। और इस 0 to 1 वाले बैंड को हम बोल देते हैं फंडामेंटल बैंड भी बोल सकते हैं, या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। तो बेटा ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि 0 to 1 अगर ट्रांजिशन हुआ है तो उसको हम बोल देते हैं फंडामेंटल बैंड या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके MCQs में आ सकता है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है 0 to 1 में। तो अब अगर हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी, कि हमें उस मॉलिक्यूल को 0 से 1 में जाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमें पता होनी चाहिए पहले 0 लेवल की एनर्जी कितनी है, और हमें पता होनी चाहिए कि 1 लेवल की एनर्जी कितनी है। फिर हम क्या करेंगे, फाइनल में से, ये फाइनल स्टेट हो गई, फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारी डेल्टा एप्सिलॉन हम कैसे निकाल सकते हैं? एप्सिलॉन मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटीमीटर इनवर्स में ये एनर्जी की वैल्यू होती है। तो हम कैसे निकालेंगे डेल्टा की वैल्यू? चेंज देखेंगे कि एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 0, यानी हम देखेंगे एप्सिलॉन जो 1 वाला है, यानी v इज इक्वल टू 1 है, तब इस एनर्जी की क्या वैल्यू है, और अगर 0 है तब इस एनर्जी की क्या वैल्यू है। तो एप्सिलॉन 1 के लिए हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास होना चाहिए एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था v प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस v प्लस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा बार ई और एक्स ई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ हमें v की वैल्यू रखनी है। तो अगर हम एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 1 निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ v की जगह 1 पुट करना है। तो वही मैंने यहाँ पर पुट कर रखा है, यहाँ पर v की जगह 1 रख दिया और ये v की जगह 1 रख दिया, ठीक है। और अगर मुझे एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 0 की वैल्यू निकालनी है तो अब इस वाले फॉर्मूले में हम सिर्फ v की जगह 0 रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ v की जगह 0 रख दूँ तो ये वैल्यू हाफ ओमेगा बार ई हो जाएगी। तो ये मैंने हाफ ओमेगा बार ई लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूँ तो हम सिर्फ हाफ का स्क्वायर करेंगे, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और ओमेगा बार एक्स ही हो जाएगा। और अब हम डेल्टा ई की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू मैंने यहाँ एज इट इज ऐसी की ऐसी लिख दी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, और इसमें से माइनस किया है तो इसको मैंने इस वाले बड़े ब्रैकेट में रखा हुआ है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में रखा हुआ है ये। तो ये वैल्यू हमने इस तरह से माइनस करनी, और अब हम माइनस कैसे कर सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो ये कितना आ जाएगा 3/2। तो ये मैंने 3/2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो आपकी वैल्यू शुरू में आई है बस उसका स्क्वायर कर देना है सेकंड टाइम। ये मैंने आपको जब लास्ट टाइम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी लेवल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सब मैंने आपको समझाया था, तभी बताया था। तो हमने क्या करा, 3/2 की स्क्वायर कर दिया। फिर ये वाला कर्ली ब्रैकेट हम सब पूरा खोल के लिखेंगे, तो ये -1/2 ओमेगा बार ई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस के बाद ये 1/4 ये आपके पास एज इट इज़ लिखा आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम वैल्यूज़ हैं बस उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। मैंने इसमें एक स्टेप कम कर दिया, मैंने डायरेक्ट इसमें माइनस कर दिया। देखिए ये जो है हमारा 3, इसको अगर आप ध्यान दें, ये है हमारा 3/2 ओमेगा बार ई, और ये है हमारा 1/2 ओमेगा बार ई, और ये है माइनस का। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें ओमेगा बार ई को कॉमन ले लूँ, ये है ओमेगा बार ई, और हमें क्या करना है, बस 3/2 में से
1/2 को माइनस करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, यानी कि ये कट कैंसिल हो गया, खाली ओमेगा बार ई बचेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओमेगा बार ई लिखा है। और फिर क्या बचेगा, फिर है हमारे पास माइनस का है 9/4 ओमेगा बार ई एक्सी और प्लस का है 1/4 ओमेगा बार एक्सी। तो ओमेगा बार एक्सी तो ऐसा ही लिखा रहने दिया। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, -9/4 और प्लस 1/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 8/4 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा -2। तो बस यही -2 यहाँ पर लिख दिया है। तो ये पूरी वैल्यू हो गई। अब हमने इसमें क्या करा, ओमेगा बार ई को कॉमन ले लिया। जब ओमेगा बार ई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, वो 1 मैंने यहाँ लिखा, -2 और एक्स ई बचेगा आगे। तो हमारे पास जो ये वैल्यू हुई, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन के लिए जो एप्सिलॉन निकल के आया, यानी जो ट्रांजिशन हमारा निकल के आया वो आया ओमेगा बार ई 1 - 2 एक्स ई। ठीक है, तो एक बार मैं इसको सबको डिलीट कर देती हूँ तो फिर आप क्लियरली देख पाएंगे। तो देखा आपने, तो हमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाली वैल्यू को ध्यान रखना। तो ये अगर आपको मेन फॉर्मूला याद होगा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा 0 to 1 ट्रांजिशन, यानी कि जब डेल्टा वी की वैल्यू में सिर्फ +-1 का चेंज है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जब डेल्टा वी की वैल्यू +-2 से चेंज हो, तो +-2 से चेंज होने का मतलब डेल्टा वी की वैल्यू हमारी ये, यानी सिलेक्शन रूल हमारा ये है, तो यानी 0 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी v = 0, लोअर लेवल से v = 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसकी मिलेगी हमें वेरी वीक इंटेंसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसकी हमें वीक इंटेंसिटी देखने को मिलती है, क्योंकि 0 to 2 ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पर था 0 to, ये देखिए ये 0 to 1 हमें ज़्यादा देखने को, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और 0 to 2 हमें थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। और 0 to 2 को हम बोल देते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, ओवरटोन्स क्या होती हैं, उनका ट्रांजिशन क्या होता है, वो ज़रूर दिमाग में रखिएगा। तो इसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोल देते हैं। और इसके लिए अगर हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन v = 2 में से एप्सिलॉन v = 0 को माइनस करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो एप्सिलॉन 2 की वैल्यू में हमें क्या देखना है, बस v की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो v की वैल्यू, हम यहाँ पर v की वैल्यू होती है, तो v की जगह हमने 2 पुट किया। और एप्सिलॉन 0 तो हमने पहले भी निकाल ही रखा था, ये हमने निकाल के रखा। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो ये हमने माइनस का साइन लगाया, और ये पूरी की पूरी हमारी एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5/2 ओमेगा बार ई। फिर 5/2 का हम स्क्वायर करेंगे इसके लिए, तो ये आ जाएगा 25/4। फिर हम इस माइनस साइन के साथ इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1/2, और ये तो +1/4 ओमेगा बार ई एक्स ई रहेगा। अब ये 5/2 ओमेगा बार ई है और ये 1/2 ओमेगा बार ई है। तो यानी कि ओमेगा बार ई तो हम एज इट इज कॉमन लिख देंगे। 5/2 में से अगर हम 1 - 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4/2। ठीक है, और 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 ओमेगा बार एक्स ई आपके पास आ गया। फिर क्या बचा, माइनस का 25/4 -25/4 और प्लस का है ये वाला, ठीक है, 1/4। और ओमेगा बार ई एक्स ई तो कॉमन है, वो हमने लिख दिया। तो -25 + 1 क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, -24/4। ठीक है, तो आंसर आएगा -6। तो वही -6 हमने यहाँ पर लिख दिया है। बस इसमें से क्या करा हमने, 2 ओमेगा बार ई को कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा ये। तो हमारी जो डेल्टा एप्सिलॉन निकल के आई 0 to 2 ट्रांजिशन के लिए, यानी फर्स्ट ओवरटोन के लिए जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी ये निकल के आई। ठीक है, अब हम देखेंगे 0 to 3 के लिए। तो जब 0 to 2 हमें जो है वेरी वीक इंटेंसिटी मिल रही है, तो 0 to 3 और ज़्यादा स्टिल वीकर इंटेंसिटी, इसलिए इसमें लिखा हुआ भी है, तो उसकी और ज़्यादा कम मिलेगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, v = 0 to v = 3 का मतलब है हम डेल्टा v में +-3 का, मतलब यहाँ तो माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर तो हम डेल्टा v = +3 देख रहे हैं, क्योंकि माइनस नहीं देख रहे हैं, हम एब्जॉर्प्शन का केस देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम बोल रहे हैं सेकंड ओवरटोन। तो सेकंड ओवरटोन कहाँ से होता है, जब हम 0 से 3 में जाते हैं। और इसके लिए एनर्जी की वैल्यू सेम जैसे पहले निकाली, v = 3 में से v = 0 माइनस करेंगे। तो ये एप्सिलॉन 3 की वैल्यू है, ये एप्सिलॉन 0 की, यहाँ पर हमने माइनस किया, बिल्कुल जैसे पहले किया था। इसको सॉल्व करेंगे 7/2 आ जाएगा,
7/2 का स्क्वायर कर दिया 49/4, फिर माइनस, ये तो एज इट इज़ लिखना ही लिखना है। अब हमारे पास ये 7/2 में से ये 1/2 को माइनस करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/2 में से अगर हम 1 - 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो ये हमने 3 लिख दिया, ओमेगा बार ई हमारा कॉमन है ही, और माइनस 49/4 और प्लस 1/4, आंसर हमारा आप चेक करेंगे तो 12 आ जाएगा इसमें, और ओमेगा बार ई एक्स ही हमारा कॉमन निकल जाएगा। फिर 3 ओमेगा बार ई को हमने कॉमन लिया और ये हमारे पास निकल के आई सेकंड ओवरटोन की वैल्यू। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, एक तो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ तक, कौन से वी से कौन से वी तक होता है। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर 0 to 1 ट्रांजिशन हुआ है तो वो हमारे फंडामेंटल ट्रांजिशन होते हैं, फंडामेंटल बैंड्स बोल सकते हैं आप उसे। अगर 0 to 2 हुआ है तो वो हमारा फर्स्ट ओवरटोन होता है, ठीक है। और अगर हमारा 0 to 3 होता है तो वो हमारा सेकंड ओवरटोन होता है। इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं आप, 0 to अगर 4 हुआ तो वो हमारा थर्ड ओवरटोन हुआ, पर मेन आपके लिए यही तीनों इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप इनकी वैल्यू की बात करें, देखो हम वैल्यू भी, हम एक बार मैं ज़रा इसको इरेज कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी वैल्यू भी कितनी ईजी है याद करना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए अभी तक हमने 0 to 1 के लिए क्या वैल्यू निकाली थी, हमारी वैल्यू निकल के आई थी ओमेगा बार ई 1 - 2 XE, ठीक है। बस अगर आपको ये हमारी फंडामेंटल बैंड के लिए या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन के लिए वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है। अगर हम बात करें 0 to 2, तो 0 to 2 में आपको सिर्फ इतना करना है, हर नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये 2 ओमेगा बार ई, यहाँ पर भी बार है, और ये 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको एक नंबर इंक्रीज करके लिख देना है XE, ठीक है। फिर 0 to 3 के लिए अगर हम देखें तो आपने क्या करना है, 3 ओमेगा बार ई और 1 - 4 XE। बस 0 to 4 अगर आ गया तो हमें क्या लिखना है, 4 ओमेगा बार ई 1 - 5 XE। तो आपने देखा फॉर्मूले में क्या चेंज हो रहा है, बस ओमेगा बार ई 1 1 1 1 करके इंक्रीज हो रहा है, और ये जो XE की वैल्यू ये भी 1 1 1 1 करके इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं वहाँ पर कि कौन सी वैल्यू, हो सकता है कि वहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज गिवन हो आपके MCQs में और पूछा जाए कि सेकंड ओवरटोन की क्या वैल्यू थी या फर्स्ट ओवरटोन की क्या वैल्यू थी। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है बस ओमेगा बार ई में वो वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे भी मतलब आपको अपने हिसाब से ध्यान रखना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि क्या किस तरीके से, मतलब कोई याद करने का ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस आपको पहली वैल्यू अगर याद है, और वो भी आपको अगर फॉर्मूला याद है तो पहली वैल्यू तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, बाकी वाली आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर बढ़ा देना है, बस XE का भी नंबर बढ़ा देना है और ओमेगा बार ई का भी नंबर बढ़ा देना है। तो इस तरह से आप ओवरटोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें हॉट बैंड्स। अब ये हॉट बैंड से क्या मतलब है, देखिए हमने जो अभी तक डिस्कशन किया वो हमने देखा 0 से सारी वैल्यू शुरू हो रही थी, यानी जब हम डेल्टा V हमारा जो निकल के आया था, हम प्लस माइनस 1, बल्कि हम प्लस ही देख रहे हैं, तो +2 +3 का ही तो चेंज देखा था। तो ये जो चेंज देखा था हमने 0 to 1 देखा, फिर 0 to 2 गए, 0 to 3 गए, ठीक है, ऐसा देखा। लेकिन यही अगर हमें ये चीज़ जो चेंज है, ये चेंज हमें शो करना है तो हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। अगर हमें +-1 दिखाना है तो हो सकता है 1 से 2 में भी तो चेंज दिखा सकते हैं, या 2 से 3 में भी तो चेंज दिखाया जा सकता है। ज़रूरी थोड़ा ना कि 0 से ही शुरू करें, 1 से भी तो शुरू हो सकता है। तो जो वैल्यूज़ 1 से या 2 से शुरू होती है, मतलब जो वैल्यूज़, जो ट्रांजिशन 0 से ना शुरू होकर अपर लेवल से शुरू होते हैं, उन्हीं को हम हॉट बैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से मतलब है ग्राउंड स्टेट, यानी V = 0 इज पॉपुलेटेड ओनली एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जब हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर V = 0 में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। इस पॉपुलेटेड का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स V = 0 में कब ज़्यादा होते हैं, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे सिर्फ रूम टेम्परेचर पर, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम V = 0 लेवल। इसीलिए ज़्यादातर वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशन V = 0 से ही स्टार्ट होते हैं, जो हमने यहाँ दिखाया ना, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, जो ओवरटोन्स हमें देखने को मिलती हैं या फंडामेंटल वाइब्रेशन वो जो बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि रूम टेम्परेचर पर हम ये देख रहे हैं, और रूम टेम्परेचर पर V = 0 में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं।
on the basis of population of vibration levels at room temperature, transitions corresponding to V delta V is equal to plus minus 1 involving V is equal to 1 to V is equal to 2, V is equal to 2 to V is equal to 3 etc. were not considered as significant। इसका क्या मतलब होता है, रूम टेम्परेचर पर आपको डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अगर हमें देखना है या प्लस तो हमें क्या है, ये जो 0 to 1 है ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, इसलिए ट्रांजिशन ज़्यादा होता है। ठीक है, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं 0 to 1 होने के रूम टेम्परेचर पर। और उसी रूम टेम्परेचर पर ये जो 1 to 2 है या 2 to 3 है, भाई इनमें भी तो डेल्टा V की वैल्यू प्लस 1 से ही तो चेंज हो रही है। लेकिन जो ये 1 to 2 है या 2 to 3 है, ये रूम टेम्परेचर पर इनकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले लेवल, ये तो 1 लेवल में मॉलिक्यूल्स हो गए, ये 2 लेवल्स में मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू 0 में, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं इसलिए वहाँ पर हमें ज़्यादा इंटेंस बैंड देखने को मिलते हैं, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पर जो है हमें ये जो ट्रांजिशन है ज़्यादातर V इज इक्वल टू 0 से ओरिजिनेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर 1 से 2 या 2 से 3 वाले ट्रांजिशन हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम उन्हें मान रहे हैं कि वो उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट या उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है। कि अगर हम देखो, अगर इंटेंसिटी की बात करें तो अगर 0 to 1 की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी हमें ये देखने को मिल रही है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर अगर हम 1 to 2 देखेंगे तो हमें इंटेंसिटी बस इतनी थोड़ी बहुत, या 2 to 3 देखेंगे तो हमें बस इतनी सी देखने को मिलेगी, तो बहुत कम। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारे ट्रांजिशन नहीं माने जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द पॉपुलेशन इन V इज इक्वल टू 1 लेवल इज नेग्लिजिबल एट रूम टेम्परेचर। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण जो मैंने आपको बताया कि V इज इक्वल टू 0 में रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू V इज इक्वल टू 1 लेवल। यहाँ पर तो बल्कि यही लिखा हुआ है कि V इज इक्वल टू 1 लेवल में नेग्लिजिबल होती है जो पॉपुलेशन होती है, यानी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कम होंगे तो वो ऊपर ही क्या जाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर V इज इक्वल टू 1 वाले जो ट्रांजिशन है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन एंड इट बिकम्स अप्रिशिएबल एट हायर टेम्परेचर्स। लेकिन यही वाले ट्रांजिशन जो हमारे 1 से 2 वाले हैं या 2 से 3 वाले हैं, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पर। अगर हम रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर ले लें, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है कि रूम टेम्परेचर पर तो हमें ये ट्रांजिशन देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हायर टेम्परेचर पर यही ट्रांजिशन हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। क्यों? विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फ्रॉम V0 टू V1। इंक्रीज टेम्परेचर पर क्या होगा, देखिए ये मैं अगर ऐसे दिखाऊं आपके सामने, ठीक है, ये अगर हम बात करें, सपोज हमने ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले रखा है और सपोज हमारा यही वाइब्रेशन लेवल हम यहाँ दिखा रहे हैं आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर यहाँ पर मैं ये 100 मॉलिक्यूल्स मान के चल रही हूँ V इज इक्वल टू 0 लेवल में, ठीक है, ऊपर मान लीजिए आपके यहाँ पर ज़्यादा 30 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर चले गए तो 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया उसको नंबर से, क्योंकि समझाना है आपको। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ये हमारा लेवल है V इज इक्वल टू 1 वाला, V इज इक्वल टू 1, और ये लेवल है V इज इक्वल टू 2 वाला, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, जो यहाँ नीचे 100 मॉलिक्यूल्स थे और ऊपर थे 30 हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर V इज इक्वल टू 1 से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो माइग्रेट, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो माइग्रेट करके ऊपर चले जाएंगे। तो नीचे जो 100 थे, अब अगर सपोज 50 भी ऊपर चले गए तो ऊपर रह जाएंगे 80, ऊपर चले जाएंगे 80, ठीक है, ठीक है, और यानी हमारे नीचे से 50 चले गए तो नीचे बच जाएंगे 50, ठीक है, ऐसे ऊपर भी चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले जो ट्रांजिशन हमें ये सपोज हमारा ट्रांजिशन हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो देखने को मिल रहा था, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ 30 ही मॉलिक्यूल्स थे V इज इक्वल टू 1 वाले लेवल में, लेकिन अब बढ़ गए हैं 80 हो गए हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने हो गए हैं तो अब जो हमें ट्रांजिशन देखने को मिलेगा वो हमारा, जो मैं सिर्फ 1 इज इक्वल टू 2 वाला शो कर रही हूँ, तो जो पहले 1 इज इक्वल टू 2 पे हमें ये जरा देखने को मिल रहा था, ये अब थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब
ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो V इज इक्वल टू 1 वाले लेवल में बढ़ गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी तो वो V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 में माइग्रेट कर गए। तो इसीलिए हमें ये जो है ज़्यादा टेम्परेचर पर हमें ये हॉट बैंड्स, इन्हीं को हम हॉट बैंड्स बोल देते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, यही बात इसमें लगाई हुई है कि 10 सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई V इज इक्वल टू 1 लेवल एट हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पर अब सफिशिएंट नंबर हो जाता है V इज इक्वल टू 1 लेवल में। तो दिस परमिट्स वाइब्रेशनल ट्रांजिशन टू ओरिजिनेट फ्रॉम V इज इक्वल टू 1 लेवल। तो क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स V इज इक्वल टू 1 लेवल में बढ़ गए हैं, इसलिए अब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ओरिजिनेट हो सकता है, मतलब अब 1 से 2 में ट्रांजिशन हो सकता है या 2 से 3 में भी ट्रांजिशन हो सकता है। तो सच ट्रांजिशन फ्रॉम V इज इक्वल टू 1 लेवल टू हायर एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अब क्या होगा, जो V इज इक्वल टू 1 से हायर लेवल में ट्रांजिशंस हो रहे हैं, अब वहाँ पर वो स्पेक्ट्रल लाइंस को दिखाएंगे। ट्रांजिशन से ही तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, और इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को हम हॉट बैंड्स बोल देते हैं। और एज दीज ट्रांजिशन अपीयर ओनली एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि ये ट्रांजिशंस हमें सिर्फ हायर टेम्परेचर पर दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इन्हें हॉट बैंड्स बोल देते हैं। तो हॉट बैंड्स इनका क्यों नाम है, गरम, गरम है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब गरम, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको हॉट बैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमें हायर टेम्परेचर पर देखने को मिलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड्स आर यूजुअली वेरी वीक नॉर्मली, यानी रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो इनकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है, बहुत कम दिखते हैं, इसीलिए इनसिग्निफिकेंट भी माने जाते हैं। बट बिकम मोर इंटेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हॉट बैंड्स थे। अच्छा, अगर हम इन हॉट बैंड्स के लिए हमें ये निकालनी है इनकी एनर्जी की वैल्यू, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हॉट बैंड हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हॉट बैंड हमारे V इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 से अगर 2 में जाएगा मॉलिक्यूल हमारा, V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2 में जाएगा, तो हम इसको बोल देंगे कि ये हमारा फर्स्ट हॉट बैंड है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2 में जाएगा, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, V इज इक्वल टू 2 में से V इज इक्वल टू 1, यानी फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू में हमें सिर्फ V की जगह 1 रखना था, वो हमने रख दिया। एप्सिलॉन 2 में V की जगह हमने 2 रखना था, तो हमने रख दिया। तो नीचे वाली वैल्यू में से हम ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ लिख दी, और ऊपर वाली वैल्यू को इस ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक। नीचे वाली वैल्यू को हमने पूरा कैलकुलेट किया, तो ये 5/2 हो जाएगा, और फिर आगे 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाली वैल्यू को, तो ये 3/2 है, और फिर यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम वैल्यूज़ को हम एक दूसरे के साथ रखेंगे, उनको माइनस या प्लस जो भी करना है वो करना है। तो ये 5/2 ओमेगा बार ही है, ये 3/2 ओमेगा बार ही है। तो 5/2 में से 3/2 अगर हम माइनस करेंगे तो 2/2 आंसर आएगा, वो हमारा 1 हो जाएगा। तो ये ओमेगा बार ई हो जाएगा। फिर 25/4 माइनस का है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये माइनस का है, और ये प्लस 9/4 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 4 ओमेगा बार ई एक्स ई आएगा। और बस हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी ओमेगा बार ई 1 माइनस 4x, यानी हमने ओमेगा बार ई को कॉमन ले लिया, और बस हमने ये वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। तो ये फर्स्ट हॉट बैंड की हमारी वैल्यू निकल के आई। तो ओमेगा बार ई 1 माइनस 4x की, x ही आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हॉट बैंड की वैल्यू होती है। इसी तरह से अगर हमें सेकंड हॉट बैंड निकालना है, सेकंड हॉट बैंड हमारा कहाँ से निकलेगा, वो 2 से 3 में जाएगा अगर ट्रांजिशन होगा। तो V इज इक्वल टू 2 से V इज इक्वल टू 3 में जा रहा है, तो बस एप्सिलॉन 3 में V की वैल्यू 3 रखनी है, एप्सिलॉन 2 में V की वैल्यू 2 रखनी है, और 3 में से हमें 2 को माइनस करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है। फिर जैसे हमने पहले निकाला था, बस वही बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करेंगे आप, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बार ई 1 माइनस 6x। तो ये हॉट बैंड्स होते हैं जो हमें हायर टेम्परेचर पर देखने को मिलते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर 0 से शुरू हो रहा है ट्रांजिशन, तो 0 to 1 तो अलग ही है, वो तो फंडामेंटल होता है हमारा, फंडामेंटल बैंड। लेकिन अगर 0 to 2 है या 0 to 3 है, तो ये 0 से शुरू होने वाली होती हैं ओवरटोन्स, ठीक है। और इनका फर्स्ट और सेकंड आप बना सकते हैं। 0 to 2 हमारी फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगी, 0 to 3 सेकंड ओवरटोन हो जाएगी। लेकिन अगर 1 से ट्रांजिशन या हायर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे हॉट बैंड्स हैं, वो हमें हायर टेम्परेचर पर देखने को मिलेंगे। 1 to 2 हो रहा है, 2 to 3 हो रहा है, 3 to 4 हो रहा है, वो सब हमारे हॉट बैंड्स होते हैं, ठीक है। और बस इन्हीं की एनर्जी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अच्छा, अब अगर हम इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम देखें फंडामेंटल का, ओवरटोन्स, हॉट बैंड्स का, तो हमें कैसा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिखा भी रखा है कि ये जो मैं पेन ले लेती हूँ, ये एफ से क्या डिनोट कर रखा है, एफ है हमारा फंडामेंटल, तो फंडामेंटल तो 0 to 1 मिलेगा। फिर ओ वन का मतलब है ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगी हमारी 0 to 2, ठीक है, और सेकंड ओवरटोन हो जाएगी हमारी 0 to 3। और H क्या डिनोट कर रहा है, H हमारा हॉट बैंड्स डिनोट कर रहा है, तो ये V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2, H2 हमारा सेकंड हॉट बैंड है जो 0 to 2 से 0 to 3 जा रहा है। तो ये सारी हमारी V की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, और ये एनर्जी है जो ऊपर हमें देखने को मिल रही है। मतलब ये जो ये साइड में दिखा रखी है ये एनर्जी की वैल्यू, ये धीरे धीरे ऐसे करके इंक्रीज कर रही है। और क्योंकि ये एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है तो धीरे धीरे जब आप ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएंगे तो दोनों के बीच का स्पेस जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये सब कुछ तो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये पूरा इफेक्ट था हमारा, इफेक्ट ऑफ एनहार्मोनिसिटी ऑन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में अब हमें जो जैसे पिछली बार हमें अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, वहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आ रहा था दो एनर्जी लेवल्स का, वो सिर्फ ओमेगा बार OSC निकल के आ रहा था, और इसीलिए हमें स्पेक्ट्रल लाइन खाली एक देखने को मिल रही थी। मैंने आपको स्पेक्ट्रम भी दिखाया था खाली एक, क्योंकि वहाँ पर सारे डिफरेंस ही ओमेगा बार OSC निकल के आए थे। ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हार्मोनिक ऑसिलेटर का तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा फिर आप यहाँ पर आइएगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्योंकि हमें काफ़ी सारे ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस भी हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा एनहार्मोनिसिटी या एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। तो आज ये यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।